हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियर साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर आए हैं दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026। जैसा कि आपको पता है, अपन अल्टरनेट वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, और 20 मई को संभावित डेट है दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम को देखते हुए मतलब उसके दृष्टिकोण से अपन जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंसीडर करवाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। कौन सा आंसर होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। राइट, चलते आगे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, जो लीडरशिप की थी खिलाफत आंदोलन की, वो थे मौलाना मोहम्मद अली दोस्तों। मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी दोस्तों जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब जो है अपनी सर की उपाधि लौटा दी दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही बड़ा एक इवेंट मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर डलहौजी, उन्होंने मतलब जो है इतने निर्दोष व्यक्तियों पे मतलब जो है गोलीबारी की, जिससे लाखों लोग मारे गए दोस्तों। तो वो जो घटना थी, उस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि सर की उपाधि जो है वो वापस उपाधि लौटा दी दोस्तों। यानी कि एक मान के चले एक प्रकार का इस्तीफा था दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये एक घटना ऐसी थी जो बहुत ही बड़ा दिल दहलाने वाली घटना थी दोस्तों। समुद्री जल से शुद्ध जल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब ये यहाँ पर देख लीजिएगा कि शुद्ध जल का फॉर्मूला होता है H2O दोस्तों। शुद्ध जल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। हालांकि यहाँ पर अपन जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं, बट एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो जीएस से रिलेटेड है दोस्तों, जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समुद्री जल से शुद्ध जल अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता सकता हूं कि समुद्री जल के अंदर सोडियम और कार्बोनेट दोस्तों, सोडियम और कार्बोनेट के मतलब जो है अयस्क होते हैं, यानी कि मान के चले इनके क्रिस्टल होते हैं। तो समुद्री जल अपन डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते, उसका कंजम्पशन हमारे लिए बहुत जानलेवा हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए उसको शुद्ध जल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आसवन करेंगे। आसवन एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसीजर होता है जिसके जरिए अपन पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो 7.0 होता है, या फिर आप मान के चले 7 होता है, क्योंकि ये यूटिलाइज होता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज है, यानी कि ये एक प्रकार का उदासीन है। तो समुद्री जल से हम शुद्ध जल कैसे प्राप्त करेंगे? आसवन भौतिक प्रक्रम द्वारा हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। ऊंट पालक जाति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। देखो, ऊंटों के देवता किनको कहते हैं? पाबूजी को कहते हैं। ऊंटों के देवता कौन है दोस्तों? पाबूजी महाराज है। ठीक है ना। और एक चीज और याद कर लेना, हमारे राजस्थान के कल्चर के अंदर ऊंट की जो पालक जाति है वो है रायका रेबारी दोस्तों। रायका रेबारी। और ये रायका रेबारी जो जनजाति है, इन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा दोस्तों। आज मैं आपको बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण बताने जा रहा हूँ, एक दृष्टांत देने जा रहा हूँ जो हमारे कल्चर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आए दिन जो है अपन पहले तो देखते थे कि अपने गांव से जो बंजारा जनजाति के लोग निकलते थे, ढेर सारी भेड़ उनके साथ में होती थी, गधे होते थे और उनका परिवार होता था दोस्तों। आज वो चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो हमारे कल्चर को बचाने का एक मात्र जरिया है ये जनजाति दोस्तों, रायका और रेबारी। तो ऊंट पालक जाति इन्हीं को कहते हैं। ऊंटों के देवता पाबूजी महाराज हैं। और एक चीज और सुन लेना कि जो ऊंट का बच्चा होता है, ठीक है ना, तो उसे अपन टोरडी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टोरडी। ठीक है ना। ऊंट का जो बच्चा होता है उसको अपन टोरडी कहते हैं। ठीक है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दोस्तों।
ठीक है ना। इसी के बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऊंट के गले का आभूषण कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने आए दिन ये ऐसे कल्चर से रिलेटेड गीत भी सुनते होंगे, जिन्हें अपन मतलब जो है एक नृत्य भी है और एक लोकगीत भी है, गोरबंद। ठीक है ना। तो ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है, गोरबंद है दोस्तों। ब्लू पार्टी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की है, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयपुर की ब्लू पार्टी बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों। रंगाई छपाई के मामले में भी पिंक सिटी बहुत ही ज्यादा मतलब जो है अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों। मेसा का पठार से अपन किसको जानते हैं दोस्तों, मेसा का पठार की लोकेशन कहाँ है, तो वो है चित्तौड़गढ़। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ को अपन मेसा का पठार, यानी कि मेसा का पठार जो है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। राज्य का जलदुर्ग मतलब जो है किसे कहा गया है दोस्तों, राजस्थान राज्य का जलदुर्ग कौन सा दुर्ग है दोस्तों, तो देखिए गागरोन का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग है और ये पड़ता है दोस्तों झालावाड़। ठीक है ना, झालावाड़ के अंदर पड़ता है। चूहे वाली देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। भाई लोग आप लोग याद कर लेना, चूहे वाली देवी जो होती है वो माँ करणी माता है, और माता करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में पड़ता है, बीकानेर जिले के अंदर है इसकी लोकेशन दोस्तों। अब इस मंदिर की जो सबसे बड़ी रहस्यमय जो चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा, ढेर सारे चूहे आपको देखने को मिलेंगे, जिनको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, काबा के नाम से जानेंगे। और ये काबा जो है ये करणी माता के जो है एक तरह से सेवक माने जाते हैं दोस्तों। और सफेद रंग के और ब्राउन यानी कि भूरे रंग के चूहे हैं यहाँ पे। और मान्यता है कि जिन लोगों के को मतलब जो है सफेद चूहों का दर्शन होता है, और यानी कि मान के चले अगर सफेद चूहे उनके पांव के नीचे आ जाते हैं तो माता रानी को चांदी का, उनके प्रकोप से बचने के लिए चांदी का जो है वो आपको वहां पे चूहा बना करके मतलब जो है हत्यारोपित करना पड़ेगा माता रानी के चरणों में दोस्तों। ठीक है ना, वरना उसका प्रकोप बहुत भारी होता है। तो चूहे वाली देवी के नाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है, माता रानी यानी कि करणी माता, जो कि जिनका लोकेशन है देशनोक बीकानेर दोस्तों। और एक और चमत्कार, हालांकि मैं कल्चर के वीडियो जब मैंने बनाए थे उसमें डिटेल में आपको बता सकता हूँ, मैंने बता दिया है कि माता रानी का इतना अच्छा चमत्कार है कि वहां पर इतने चूहे होने के बावजूद वहां पर माता रानी के मंदिर के चारों ओर परकोटा जो है लगभग 500 से 1000 मीटर की दूरी पर ना तो कभी सांप देखा गया है ना बिल्ली देखी गई। तो इससे बड़ा चमत्कार मेरे ख्याल से कोई होना नहीं चाहिए दोस्तों। पूना एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों, तो पूना एक्ट पारित हुआ है 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932 को पूना एक्ट पारित हुआ दोस्तों। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन हमारे पास है वीडियो के अंदर कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब पारित हुआ है, तो 6 अप्रैल मतलब 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को पारित हुआ दोस्तों। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एमसीक्यू है जीके से रिलेटेड। ठीक है ना दोस्तों, तो तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। अब मान के चले एक है नीरू मीरू अभियोजना, नीरू मीरू अभियोजना का संबंध किससे है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो नीरू मीरू का जो संबंध है वो जल से है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर एक संबंध पूछा गया कि तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, झेलम नदी से दोस्तों। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ है, तो 19 मार्च 1919 को। बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों से मैं दोबारा इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश उन तक पहुंचाने वाला हूं कि दोस्तों आप लोग ये बिल्कुल भी लाइटली ना लें कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आप 400 नंबर लेके आ रहे हो, कितने 400 लेके आ रहे हो, तो भी आप वेटिंग में रह सकते हो। तो बेटा ऐसी तैयारी करनी है कि आपको 400 प्लस लाने हैं, 400 प्लस आपको नंबर मार्क्स लाने हैं दोस्तों, फिर एक कोई उम्मीद रहेगी कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है दोस्तों। तो बहुत ही जी जान लगा देनी है, ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको बड़े लगन से देखना है और एक एक क्वेश्चन को बड़े इजीली आपको मतलब जो है केयरफुली होके सुनना है, नोट करना है दोस्तों। तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो 1 जनवरी 1923 को। आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक अपना नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं हासिल करके रहूंगा। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वीडियो के अंदर कि बांगर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आपको याद रखना है, मैं पिछले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा आता है दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा बांगर प्रदेश के लोकेशन है दोस्तों। राज्य का राजकीय गीत कौन सा है? अरे बच्चा बच्चा जानता है भाई, हम अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमसे ज्यादा अपना कल्चर कोई जानने वाला है नहीं। तो केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश, ये अपना राजकीय गीत है दोस्तों। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1951 को दोस्तों। 18 अप्रैल 1951 को, यानी कि 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसके बाद इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट में क्वेश्चन आता है कि नमक सत्याग्रह, यानी कि जिसको अपन दांडी मार्च कहते हैं, नमक सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी हमारे जो महात्मा है, हमारे जो राष्ट्रपिता है दोस्तों, इन्हीं की बदौलत अपन आजाद हुए हैं। तो नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च जो हुआ है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर दोस्तों आपको ढेर सारे जो है एमसीक्यू जीके से रिलेटेड आपको कंसिडर करा पाया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। और फिर एक बार लास्ट में फिर अगेन आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ कि दोस्तों तैयारी ऐसी कीजिए कि बहुत ही मतलब जो है 101% अपनी उम्मीद बन जाए कि बीएसएससी 2026 के अंदर अपना स्थान पक्का है दोस्तों। तो मिलेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।